प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। प्यारे मित्रों, आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती के लिए हम लोग लगातार जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते जा रहे हैं। आज ये आपका 13 नंबर का सीरीज का सिस्टम है। 13 नंबर वाले क्रम पे आज हम लोग हैं और अभी तक हमने लगातार कुछ न कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। आज हम लोग भारतीय संविधान में राष्ट्रपति नामक टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। यहाँ से ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जाने के प्रबल संभावना है। राष्ट्रपति नामक टॉपिक से आपके और भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो हम लोग दूसरी सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। इसी क्रम में हम लोग लगातार इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको इसका नोट्स भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। और आपको एक बात और बताते चलें कि एलटी के लिए जो जीएस की क्लास बायोलॉजी की क्लास है, बायोलॉजी की आपकी क्लास प्रारंभ कर दी गई हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो दोनों क्लासेस आप देख लीजिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि आपके लिए पूर्णतः फ्री हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा होगा। आप इसका आंसर हमको बता दीजिए, क्या होगा सही आंसर। अगर बात करें भारत में राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित प्रश्न है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है, लोकसभा के सदस्य द्वारा होता है या अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है और इसमें से आपका एक सही आंसर है, तो जो आपको बताना है। आपको एक बात बता दें, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, पहले ध्यान से मेरी बात को सुनिए। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर निर्भर करता है। किस पे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर निर्भर करता है और यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। तो मतदान कैसा होगा? आपका गुप्त होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदन के सभी मेंबर होंगे। और कौन होंगे? राज्यसभा के और लोकसभा के, और साथ में राज्य के जो विधानसभा होगी उसके सभी सदस्य मेंबर जो होंगे वो सभी लोग राष्ट्रपति के लिए वोट देते हैं। और वोट कैसा होता है? अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, निर्वाचन होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाएगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? तो आप सबको पता है, प्रत्यक्ष द्वारा नहीं होता। हमने कहा एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होगा, तो ये आपका सही है। आनुपातिक मत प्रणाली नहीं, खुला बैलेट द्वारा नहीं, तो आपका सही आंसर सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। कह रहा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के लिए जो सदस्य होते हैं उनके बारे में आपको बताना है कि सही आंसर आपका कौन सा होने वाला है। ठीक है, कौन सा सही आंसर होने वाला है तो इसके बारे में आपको बताना। 3 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे इस समय दिखाई दे रहे होंगे। पहला है संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के जो दोनों सदन हैं, सदन चाहे वो आपका लोकसभा हो चाहे आपका राज्यसभा, दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह आपके भाग लेते हैं। ठीक है, दूसरे राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक, और तीसरा जो है आपका सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और जो आपका सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सही है। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन सेकंड वाला गलत है। दोनों सदन नहीं होता, सिर्फ विधानसभा होता, विधान परिषद के सदस्य नहीं रहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 4। यानी पहला कौन है आप तो देख लीजिए। पहले में लोकसभा और राज्यसभा की बात की गई है। दूसरे में जो है, जो आपका सही ऑप्शन है 3 वाले पे, विधानसभा की बात की गई है। और चौथे नंबर पे किसकी बात की गई? तो दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं में चुने गए सदस्यों द्वारा वोट देने की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको कनेक्ट कर लिए होंगे और आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, कह रहा है राज्य का जो मुख्यमंत्री है वह वोट नहीं कर पाता है। ऐसी कौन सी सिचुएशन बनेगी कि वह वोट नहीं कर पाएगा? वह स्वयं प्रत्याशी हो, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन
का सदस्य हो, या तीसरा जो आपका ऑप्शन है वह राज्य विधानमंडल के निम्न सदन का सदस्य हो। देखिए, जो विधानसभा होती है, जो विधानसभा होती है उससे हम लोग विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगर विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद उच्च सदन होती है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो कौन कौन शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और विधान सभा के सदस्य। कौन? विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विधान परिषद जो उच्च सदन है तो ये नहीं शामिल होगा, यानी सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यकता नहीं? कह रहा कौन ऐसी चीज़ है जो आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को होना चाहिए? राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार होता है उसके लिए क्या होगा? 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, सही है आपका। और उसे संसद में चुने जाने की योग्यता हो, यानी संसद चुने जाने की, सांसद नहीं, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, सही है। देश का नागरिक हो, यह भी सही है, लेकिन वह पढ़ा लिखा हो, ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं। वह अनपढ़ भी होते हुए भारत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है, जिसका नाम आप जानते हैं, राष्ट्रपति कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? कह रहा राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करने वाला कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको बताना है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। आपको आंसर करना है। आपके पास 4 अनुच्छेद हैं और आपको बताना किसमें से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राष्ट्रपति के लिए एक रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा आपको बताना है, जल्दी से बताइए। सही आंसर आपका क्या होने वाला है? आपके सही आंसर का इंतजार है, आप कमेंट करके अपने सही आंसर को बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो वह आपका हो जाता है अनुच्छेद 57। कौन हो जाता है? अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की पात्रता निर्धारित की जाती है। तो कौन सा आंसर होता है? अनुच्छेद 57 हो जाता है। कौन सा? अनुच्छेद 57 यानी 57 हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। कह रहा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो गया तो वह विवाद सौंपा जा सकता है। किसको सौंपा जा सकता है? तो आपको बताना है सौंपा जा सकता है किसे। तो इसका आंसर आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो गया तो वह विवाद किसको सौंपा जाएगा? तो आपको बताना वह विवाद भारत के महाधिवक्ता के पास जाएगा या संसद के पास जाएगा, भारत के कहा जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। कहाँ पे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित पद से, अपने ग्रहण की तारीख से, निर्वाचन आयोग की तारीख द्वारा घोषित। तो अपने निर्वाचन की तारीख से वो 5 वर्ष तक कहाँ रहता है? अपने पद पर रहता है। तो आप सही बताएंगे जिस दिन वो पद ग्रहण करता है। निर्वाचन किस दिन होता है उससे नहीं मतलब है, जिस दिन वो पद ग्रहण करता है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक वो अपने पद पर विराजमान होता है, अपने पद का वो राष्ट्रपति रहता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन कह रहा किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा, किसी भी संसद द्वारा महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? कह रहा वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो आपको बताना है महाभियोग का वर्णन किस में किया गया है। महाभियोग लगाया जा सकता है, चलाया जा सकता है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 61 में। किस में होगा? अनुच्छेद 61 में आपका सही आंसर हो जाता है अनुच्छेद 61। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किन सदनों द्वारा लगाया जा सकता है? किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे वो उच्च सदन हो, किसी भी सदन द्वारा, चाहे वो उच्च सदन हो, चाहे वह निम्न सदन हो, किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उसको सूचना दी जाती है? महाभियोग आपके ऊपर चलने वाला है, यह सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? प्रश्न पूछा गया है, तो आप कहेंगे 14 दिन पूर्व यह सूचना दे दी जाती है।
यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। उस समय क्या हो जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। हाँ, सही है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपके जो हैं उस समय क्या हो जाते हैं? जो आपका भारत यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होगा, भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष होगा कौन? जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक हो गया। आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर अगर देखेंगे तो कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होगा। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्र परिषद होगा? ये मंद नहीं है, मंत्र परिषद होगा। मंत्र परिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए ले जाने के लिए वापस कर दिया गया है। ठीक से देखिए, फिर से प्रश्न को देखते हैं। कह रहा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन ऐसा है जो कि मंत्रिपरिषद द्वारा लाए गए पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? यानी जो भी नियम कानून लाए गए हैं उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो वह है आपका संशोधन 46वां संविधान संशोधन 1900 किसके द्वारा हुआ था? संविधान संशोधन 46वां संविधान संशोधन कब था? 1976 में, है ना। 46वां संविधान संशोधन बताइए कमेंट करके। कुछ जो आपका माफ करिएगा, 44वां संविधान संशोधन है 1976 द्वारा। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक होता है। ठीक है। देखिए, एक प्रॉब्लम आ रही है ये कुछ। अच्छा, देखते हैं, फिर हो सकता है सही हो जाए। हेलो हेलो। हाँ हाँ, ठीक है। देखिए, आवाज़ क्लियर है। चलिए, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं आपको बताना है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और आज, ठीक है, आज हम लोग इतने प्रश्नों पर छोड़ देंगे। इसकी एक रिकॉर्डिंग वीडियो हम आपको भेज देंगे। कुछ प्रॉब्लम दिख रही है जिसकी वजह से ये आपका आगे नहीं हो पाएगा। आप यहीं पे छोड़ दीजिए, इसका आंसर आप बता दीजिए। अगले प्रश्न में हम लोग इसको सबको शामिल करके हम आप तक भेज देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा है आज की वीडियो में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम अभी रिकॉर्डिंग करके इसको सही कर देंगे और आपके लिए ये सही हो जाएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।